हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था वैदिक काल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर आर्यों यहाँ पे आर्य कैसे आए और वो लोग कहाँ पे बसे, उसका एक छोटा सा विवरण मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। तो आज उस लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आर्यों की सोसाइटी, उनके राजनीतिक जीवन, उनके भोजन, खान पान, वस्त्र, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कल मैंने ऋग्वैदिक काल के आर्यों की उत्पत्ति, उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके सोर्स और उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसके बारे में डिस्कस कर दिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक जीवन, भोजन और राजनीतिक जीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य जो थे वो लोग, कल ही मैंने बताया था कि वो लोग मध्य एशिया से या यूरेशियन स्टेपिस से यहाँ पे आए थे। भारत में आके वो सप्त सिंधु प्रदेश या अभी के पंजाब वाले प्रदेश में आकर बसे। तो जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो उनका यहाँ के नेटिव्स हैं, उनको दास या दस्यु कहा था उन्होंने। ये दास या दस्यु नाम उन्होंने ही दिया था। तो उनसे इनका काफ़ी संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद इस संघर्ष में आर्यों की विजय हो गई। ठीक है, तो ऋग्वेद में आर्यों के ये 5 कबीले ही सबसे पहले आए थे। ठीक है, ये 5 कबीले थे, पुरु, यदु, तुवेश, द्रुहम और अनु। तो ये 5 कबीले जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों से, यहाँ के नेटिव्स लोगों के साथ संघर्ष किया, जिन्हें नाम दिया था उन्होंने दास या दस्यु। तो जो नेटिव्स है उनके साथ उन्होंने संघर्ष किया, इसमें आर्यों की विजय हो गई और यहाँ उनके ये 5 कबीले स्थापित हो गए। उसके बाद फिर भरत कबीला और ये 2 कबीले भी आए, ये शासक वर्ग के थे। और इस भरत कुल के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हमारे देश का नाम किस नाम पे पड़ा? तो इस भरत कुल के नाम पे ही इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। बाद में भरतवंश के राजा जो सुदास थे, भरतवंश के राजा सुदास से और 10 कबीलों के राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसे हम इतिहास में 10 राजन युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये युद्ध हुआ था परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर। तो जब ये युद्ध लड़ा गया उसमें सुदास जीत गए, मतलब जो भरतवंश के राजा थे वो जीत गए और बाकी पराजित राज्यों ने उनके सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। और इस प्रकार जो है पुरु और भरत के बीच मैत्री हो गई और एक नया वंश स्थापित हुआ जिसे हम कुरुवंश कहते हैं। तो इस प्रकार भारतवर्ष में जो है, भारत में आर्यों की पैठ पूरी तरह से बन गई थी धीरे धीरे। तो आर्य जो थे ये पूरी तरह से ग्रामीण थे। ग्रामीण मतलब गांव के रहने वाले थे, मतलब इन लोगों का जीवन पूरी तरह से ग्रामीण था। हड़प्पा सभ्यता की तरह नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से अर्बन सोसाइटी थी, मतलब शहरी सोसाइटी थी। लेकिन आर्य जो थे वो पूरी तरह से ग्रामीण समाज से जुड़े हुए थे। ये कबीले बनाकर रहते थे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 5 कबीले यहाँ पर आए थे, तो ये लोग यहाँ पे कबीले बनाकर ही रहते थे और एक कबीले और दूसरे कबीले में अक्सर जो है संघर्ष होता रहता था। आर्यों का समाज जो है, इसमें 4 वर्ण थे। 4 वर्ण थे जो कि व्यवसाय पर आधारित होते थे, मतलब वो लोग क्या काम कर रहे हैं उस काम पर आधारित होते थे 4 वर्ण। तो जो भी वो काम करते थे उस काम के आधार पर उनको 4 वर्णों में बांट दिया गया था। और ये काम हुआ था ऋग्वैदिक काल के अंतिम पड़ाव में। मतलब कि ऋग्वैदिक काल कब से शुरू हुआ? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल था। लेकिन 1500 ईसा पूर्व के टाइम पर ये सिर्फ कबीले बनाकर रहते थे, इसमें ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल जब खत्म होने को आया, मतलब 1000 ईसा पूर्व के आसपास, तब ये जो है उसके अंतिम पड़ाव में 4 वर्ण निकलकर सामने आए। और वर्णों का वर्ण क्यों इसका नाम रखा गया? क्योंकि ये रंग को संबोधित करते थे। रंग को या उनकी मतलब क्या होता है, उत्पत्ति को लेकर संबोधित करते हुए इनका नाम वर्ण रखा गया। तो ये वर्ण इस तरह से समझ सकते हैं कि जो यहाँ के नेटिव्स थे उनको खुद से अलग करने के लिए उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था को लाया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है और बताया गया है कि वो ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से इन वर्णों का निर्माण हुआ। तो ब्राह्मण जो था वो ब्रह्मा के मुख से निकले, जिसमें आते हैं पुजारी, विद्वान और दार्शनिक लोग, ये सब आते हैं ब्राह्मण में, और ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। उसके बाद जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से निकले थे और क्षत्रियों में आते थे योद्धा और शासक वर्ग। तो जितने योद्धा और शासक वर्ग थे उनका काम था रक्षा करना।
तो ये आते थे क्षत्रिय में। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना और समाज में धर्म को बनाए रखना, और जो क्षत्रिय का काम है वो था योद्धा और शासक वर्ग। वैश्य जो थे वो ब्रह्मा जी की जांघों से निकले थे और उनका काम था व्यवसाय और कृषक। व्यवसाय तो पहले नहीं था क्योंकि ये मुख्यतः पहले कृषक ही थे। जो ऋग्वैदिक सोसाइटी के लोग थे ये मुख्यतः कृषक ही थे। पहले ये पशुचारण करते थे, धीरे धीरे कृषि में आए, और लेकिन व्यवसाय इनमें बहुत ही बाद में आया। बहुत ही बाद में ये व्यापारी भी हो गए, तो व्यवसायी भी इसमें बाद में जोड़ दिए गए वैश्यों में ही। शूद्र जो थे वो ब्रह्मा जी के पैरों से निकले थे, और इसके अंतर्गत आते थे नौकर, दास या दस्यु जो मैंने बताया था, और श्रमिक। तो ये सब के सब इन शूद्र वर्ण में आते थे, और ये सभी वर्ण थे, ये कोई जाति नहीं थी। मतलब उस टाइम पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ये सिर्फ वर्ण थे। और वर्णों में इंटरचेंज भी होता था, जैसे किसी ने अपना काम बदल लिया तो उसका वर्ण भी बदल जाता था। ऐसा कोई नहीं था कि ये हायरार्की रहेगी कि जो है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो क्षत्रिय भी हो सकता था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जो है रिजिड हो गई। मतलब जो है ये हायरार्की के पे चलने लगी, वंशावली पे चलने लगी कि जब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। तो इस तरह से करके जो है उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ जो है काफ़ी रिजिड हो गई। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये वर्णों में अदला बदली चलती थी। जो आर्यों का समाज था वो मुख्यतः पितृ प्रधान समाज था। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि जो उनका समाज था वो मातृ प्रधान था, क्योंकि जगह जगह वहाँ पे मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, मातृ देवी की पूजा होती थी। इसका मतलब कि वो मातृ प्रधान समाज था। लेकिन जो आर्यों का समाज था वो पितृ प्रधान समाज था। इसमें जो है पुरुषों की प्रधानता थी। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी परिवार, जिसको नाम दिया जाता था कुल। ठीक है, तो परिवार की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार या कुल। और जो परिवार का मुखिया होता था उसको बोलते थे कुलपति या कुलप। उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता था, कुलपति या कुलप, परिवार के मुखिया को। बहुविवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में बहुविवाह, ना ही एक से ज़्यादा विवाह का प्रचलन था, एक ही विवाह होता था, और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। मतलब एक टाइम पे मनुष्य, एक टाइम पे आदमी एक ही विवाह करते थे और एक ही पत्नी या पति होते थे, और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। मतलब जो है मुंह ढकने की प्रथा नहीं थी। ये प्रथाएं बाद में आईं समय के साथ। विधवा विवाह का भी प्रचलन था। मतलब उस समय जो है विधवाओं का भी विवाह करना जो है ऋग्वेद में उसको मान्यता दी गई है। स्त्रियों की दशा वैदिक काल में काफ़ी सम्माननीय स्थिति थी। मतलब उनको समाज में काफ़ी सम्मान प्राप्त था। उनको जो है समाज में पुरुषों के साथ उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता था। शिक्षा ग्रहण कर सकती थी स्त्रियां। ऋग्वेद में कुछ विदुषी स्त्रियों का नाम मेंशन है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। उसमें मुख्य है लोपमुद्रा, अपाला, घोषा, सिकदा, मैत्रेयी। ये सारी जो है विदुषी स्त्रियां हैं वैदिक काल की। ठीक है, यज्ञ के कार्य में स्त्रियां अपने पति के साथ भाग लेती थी। मतलब कि उन लोगों को अधिकार दिया गया था कि वो यज्ञ पूजा पाठ में भी पति के साथ हाथ बटा सकती थी। और जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल का समाज है उस समाज की थोड़ी बहुत झलक अभी भी हमारे समाज में मिलती है। जो हमारा हिंदू समाज है उसमें अभी भी ऋग्वैदिक काल के जो समाज है उसकी आपको झलक अभी भी मिलेगी। हालांकि उस समय से लेकर अभी तक हिंदू समाज में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, लेकिन उसकी झलक अभी भी हमारे समाज में मिलेगी। और हमारे बहुत सारे मूल्य अभी भी वैदिक कल्चर के हिसाब से ही चलते हैं। भोजन में इन लोगों का जो मुख्य आहार था वो गेहूँ और जौ ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा मांस का भी भक्षण ये लोग करते थे, और चावल का भी उपयोग ये लोग काफ़ी मात्रा में करते थे। मतलब चावल भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में हमें चावल के साथ ही एक दो जगह ही मिले हैं। मतलब चावल उतना व्यापक रूप से प्रचलित नहीं था, लेकिन वैदिक काल में चावल का प्रचलन हो गया था। मुख्य पेय पदार्थ इन लोगों का था जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सोमरस। सोमरस एक प्रकार का मादक द्रव्य था जो कि पूजा पाठ में भी चढ़ाया जाता था, और इसकी जो है लोग पीना भी इसे काफ़ी पसंद करते थे। तो ये एक प्रकार का मादक द्रव्य था जो कि कश्मीर के पहाड़ों में वनस्पतियों की पत्तियों से
निकाल कर या उसके फल से निकाल कर बनाया जाता था। कश्मीर की पहाड़ियों में पाए जाने वाले वनस्पतियों से ये जो है सोमरस बनाया जाता था, ऐसा जो है माना जाता है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। वस्त्र में ये मुख्यतः वास, अधिवास और उष्णीय वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मतलब ठंड या गर्म के हिसाब से इन लोगों के ये अलग अलग टाइप के वस्त्रों के नाम थे। उसके अलावा जो लोग अंडर गारमेंट्स पहनते थे, जो अंदर पहनने वाले वस्त्र, इसको ये लोग निवी कहते थे। अब आते हैं इनके राजनीतिक जीवन में। आर्यों का राजनीतिक जीवन जो है वो शुरू से ही इन लोगों ने एक सिस्टमेटिक ढंग से राजनीतिक जीवन जो है अपना राजनीति को एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाने की कोशिश की। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो है क्षेत्र को कुछ भागों में बांट दिया था, छोटे से बड़े के इसमें। तो उसमें सबसे छोटा जो था वो था कुल। कुल जो होता था, कुल का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे कुलप। कुल माने परिवार, तो सबसे जो छोटी जो इकाई थी उसको बोलते थे कुल, और उसका मुखिया होता था कुलप। उसके बाद कई कुलों को मिलाकर बनता था ग्राम। ठीक है, कई कुलों को मिलाकर बनता था ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे ग्रामणी। अब कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश, और विश का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे विशपति। ठीक है, अब कई विशों को मिलाकर बनता था जन, और जन से ही जो है जन का मुखिया होता था, हेड होता था शासक, उसको बोलते थे राजन। तो जन का जो शासक होता था उसको हम बोलते थे राजन, उसको आर्य समाज उसको आर्य लोग जो है राजन बोलते थे। तो ये जो जन है, अभी महाजनपद का उदय नहीं हुआ है, महाजनपद उत्तर वैदिक काल के बाद में इनका जन्म होता है, लेकिन ये जन से ही धीरे धीरे करके उन महाजनपदों का जन्म हुआ। जब कई जन एक साथ एक राजन ने जैसे कुछ क्षेत्रों को जीत लिया और उसको एक साथ मिला के उसने अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो उसको उसने एक महाजनपद का उपाधि दे दी, महाजनपद की उपाधि दे दी। तो इस प्रकार महाजनपदों का जन्म हुआ। तो महाजनपद जो है वो इन जन से ही आए थे। अब राजा की मदद करने के लिए या शासन को चलाने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसमें जो पहला है वो है रत्नी। रत्नी मतलब जो राजा के प्रशासनिक कार्यों में उसको सहयोग प्रदान करता था, जैसे कि अभी जो है प्रधानमंत्री होते हैं, तो राजा के प्रशासनिक कार्यों में जो है राजा को सहयोग प्रदान करना उसको बोलते हैं रत्नी, उसको बोला जाता था रत्नी, जो प्रधानमंत्री का कार्य करता था। उसके बाद है पुरप। पुरप माने दुर्गपति, जो दुर्ग की रक्षा करे। ठीक है, जो उसकी रक्षा का, पूरे दुर्ग की रक्षा का दायित्व जिसके ऊपर होता था उसको हम बोलते थे पुरप, एक तरह का सेनापति। उसके बाद है स्पश। स्पश बोलते थे गुप्तचर को, जो सूचनाएं लाकर देता था, जो गुप्त रूप से जाके अलग अलग जगहों से सूचनाएं लाकर राजा को देता था, उसको बोलते थे स्पश। वाजपति जो है वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, मतलब कि भूमि जो है जो भूमि है, गौओं के लिए जो भूमि रखी जाती थी, या गौ तो उस टाइम बहुत बड़ा एसेट थी, तो गोचर भूमि जो होती थी उस भूमि का अधिकारी होता था वाजपति। उग्र जो होता था वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था, जैसे इस समय पुलिस होती है उस तरह से उस समय जो पुलिस का काम करते थे उनको बोलते थे उग्र। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, मतलब इन लोगों में क्या होता था, इन लोगों में बस लेजिस्लेटिव है, और उसके बाद फिर इन लोगों में बस एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, इन लोगों में जो है जुडिशरी का कोई सिस्टम नहीं था। तो ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है। इसके अलावा राजा के लिए कुछ सलाहकार संस्थाएं बनाई गई थी जो राजा को सलाह देती थी। उसमें जो सबसे पहली है वो है सभा। सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों को रखा जाता था, मतलब ऐसे लोग जो काफ़ी ज्ञाता है, काफ़ी जानकार हैं, स्कॉलर्स वगैरह जो है, ब्राह्मण हैं, ये सब उसमें रहते थे जो राजा को सलाह देते थे। तो इन लोगों को काफ़ी ज्ञान होता था, तो ये अलग अलग मामलों में राजा को सलाह दिया करते थे, और राजा इनकी सलाह को मानता भी था और नहीं भी मान सकता है, ये राजा की मर्जी पर था। लेकिन अधिकतर टाइम राजा को मान के ही चलना पड़ता था, क्योंकि राजा को एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, ये लोग चाहे तो राजा को हटा भी सकते थे। ऐसा ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन बाद में क्या हुआ, राजा की शक्ति और बढ़ गई और उसके बाद राजा को हटाना जो है संभव नहीं था। उसके बाद आता है समिति। समिति जो है वो सामान्य जन के लिए थी, सामान्य जन जिसमें रहते थे उसको बोलते थे समिति, तो वो भी राजा को सलाह देते थे, मतलब जनता की सलाह लेना। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। इसके अलावा स्त्रियों को मैंने पहले ही बताया कि इन लोगों को समाज में सम्माननीय अधिकार प्राप्त था, इसलिए स्त्रियों को सभा और समिति में भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। मतलब ये लोग सभा और समिति में भी भाग लेती थी। अब आते हैं वैदिक समाज मुख्यतः क्या था। आज के क्विज में हम लोग आते हैं, तो क्विज के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक समाज मुख्यतः क्या था? मतलब वैदिक समाज मुख्यतः क्या था? ग्रामीण था, शहरी था, कैसा था? तो ये यहाँ पे हमें लिखना है। और इसके अलावा मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था, वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई क्या थी? तो जो है वैदिक समाज की इकाई क्या हुआ करती थी? कुल का मुखिया उसे क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? मतलब स्त्रियों को कैसा स्थान प्राप्त था? वैदिक काल के कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम बताने हैं आपको। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? जन के शासक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जन के शासक को किस नाम से पुकारा जाता था वैदिक काल में? किसके अनुसार सभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं? किस वेद के अनुसार? भारत देश का नाम किस कुल के नाम पर पड़ा? मतलब किस कबीले के नाम पर भारत देश का नाम जो है पड़ा? भारतवर्ष। चलिए, ये रहा आज का क्विज। आप लोग इसके आंसर जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखते हैं प्रीवियस डे के क्विज के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या क्विज दिया था? तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे वो थे, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? हमारा दूसरा प्रश्न था, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तीसरा प्रश्न, वे सर्वप्रथम भारत में किस क्षेत्र में बसे? हमारा चौथा प्रश्न, पूर्वकालिक आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? जो पहले शुरुआत में जो आर्य है उनके बारे में जो भी हमें जानकारी है, उस जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पूर्व वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? वेदों में गंगा का वर्णन कितनी बार हुआ है? और वेदों में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? और वेदों में यमुना का वर्णन कितनी बार हुआ है? तो चलिए इस क्विज के आंसर देख लेते हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य जो है मूल रूप से यूरेशिया के स्टेप्स या मध्य एशिया के निवासी थे। वे सर्वप्रथम भारत में सप्त सिंधु प्रदेश, जो अभी पंजाब है, वहां पे आकर बसे। पूर्वकालिक आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही हमें ऋग्वैदिक काल के आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। पूर्व वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। वेदों में गंगा का वर्णन 1 बार हुआ है। ठीक है, वेदों में गंगा का वर्णन 1 बार हुआ है। इसका अर्थ ये है कि जो पूर्व वैदिक काल के या ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो लोग गंगा से परिचित नहीं थे। मतलब उस इलाके तक वो लोग आए ही नहीं थे। वो लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इलाके में ही बसे हुए थे। वेदों में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। तो सबसे ज़्यादा नाम किसका लिखित है? सिंधु का। वेदों में यमुना का नाम 3 बार है। यमुना का वर्णन जो है वो 3 बार ही किया हुआ है। तो यहीं पर आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।